तो आपसे बस कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है। राजभवन देखिए पूरी तरीके से तैयारी हो चली है। अब सीधा प्रसारण अब आप देखेंगे राजभवन से योगी मंत्रिमंडल की ये नई टीम हम इसलिए कह सकते हैं कि 2022 का चुनाव और 2022 का चुनाव इस टीम के साथ, यानी कि ये जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, अब इस टीम के साथ लड़ा जाएगा, जिसमें विशाल लगातार बता रहे हैं लगभग हर जाति के रिप्रेजेंटेटिव को जगह देने की बात की गई है और यहाँ पर जातीय समीकरण बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि 2022 में दोबारा वापसी की जा सके। तो ये राजभवन से इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने आज सुबह जिस वक्त एक कार्यक्रम को संबोधित किया था तब भी उन्होंने किसानों का जिक्र किया था और आज कोशिश ये की जा रही है कि अगर फार्म बिल्स को लेकर के, किसानों के आंदोलन को लेकर के वेस्टर्न यूपी से अगर कोई नाराजगी है तो उसे भी कहीं ना कहीं साधा जाए। ब्राह्मण वोट बैंक जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है, जितिन प्रसाद को, कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जा रहा है। संगीता बलवंत बिंदु जो कि ओबीसी से आती हैं, उन्हें यहाँ पर राज्यमंत्री बनाया जाएगा। धर्मवीर प्रजापति हैं, पलटू राम हैं, छत्रपाल गंगवार, दिनेशा सटीक और संजय गौड़। विशाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, राज्यपाल के आने का इंतजार है और इस वक्त वो चेहरे भी हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी हमने देखा और वो चेहरे भी देख पा रहे हैं जिन्हें इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जगह मिलने जा रही है, जगह मिलने वाली है। बिल्कुल सचिन, देखिए आपसे थोड़ी ही देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आते ही शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7 नए मंत्री यूपी सरकार में आज शामिल हो रहे हैं। अब तक 53 मंत्री यूपी सरकार में है, 7 यानी 60 यानी पूरा कोटा पूरा हो जाएगा। जो नियम है किसी भी राज्य सरकार में जितना अपना मंत्रिमंडल रख सकते हैं, यूपी सरकार में 60 अधिकतर मंत्री हो सकते हैं। आज वो पूरा कोटा कंप्लीट हो जाएगा। इन 7 नामों के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में 3 ओबीसी, 3 SC ST और एक ब्राह्मण के जरिए अपने जातिगत संतुलन को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्राह्मण मतदाता यूपी में लगभग 12% हैं। खासतौर पर पूर्वी यूपी और मध्य यूपी का जो बेल्ट है, यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर में है। लगभग 90 से 100 ऐसी विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। परंपरागत तौर पर देखें तो ब्राह्मण मतदाता बीजेपी का माना जाता रहा है, लेकिन इस सरकार में जिस तरह से कथित नाराजगी का मुद्दा ब्राह्मणों के बीच में उत्तर प्रदेश में उठा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए और इस वक्त हम आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनको हम देख रहे हैं। हम अपने पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ एक पैनलिस्ट जुड़े हैं। 7 मंत्रियों ने कुल मिलाकर के यहां पर शपथ ली है। तो 2022 में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस नई टीम के ऊपर कि इस नई टीम से ही कम से कम भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव प्रचार में जाएगी कि हमने देखी है सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन जो है अपनी सरकार में रखा है, सभी जातियों के रिप्रेजेंटेटिव अपनी सरकार में रखे हैं, चेहरे अपनी सरकार में रखे हैं और सोशल इंजीनियरिंग सबको साथ लेकर के चलने की जो हमारी कोशिश थी, उसी के सहारे ही हम दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ। क्या यही यहां से नारा होगा? विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं तेजी से अपने पैनलिस्ट का रुख करूंगा। संजीव कुमार ने भी शपथ ली, इनका नाम था? देखिए बिल्कुल, ये संजीव कुमार गौड़ और संजय गौड़ एक ही नाम है। उनका उपनाम संजय गौड़ है और वैसे कागजों में नाम संजीव कुमार गौड़ है। ये सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक हैं। वो सभी 7 नाम जो जी न्यूज़ ने दोपहर में चलाए थे, उन सभी 7 नाम ने आज शपथ लिए हैं, जिसमें जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री के तौर पर, बाकी 6 और इसमें संगीता बलवंत बिंद महिला भी हैं और मल्लाह कश्यप समुदाय से आती हैं। पलटू राम SC समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है। धर्मवीर प्रजापति आगरा से हैं, OBC समाज से
हैं उन्होंने शपथ ली। छत्रपाल गंगवार बरेली से हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं। दिनेश खटिक एससी यानी एससी की जो सोनकर बिरादरी है उससे आते हैं, मेरठ के हस्तिनापुर सीट से विधायक हैं, उन्होंने शपथ ली है। तो 7 नए मंत्री आज शपथ ले रहे हैं। विशेष तौर पर 3 ओबीसी, 3 एससी एसटी और 1 ब्राह्मण, इनका विशेष ख्याल रखा गया है। इसके जरिए योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम, इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश में जातिगत संतुलन साध रही है, क्योंकि 3 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं। और अब अगर पूरा जातिगत समीकरण देखा जाए, 60 मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं और जिसमें लगभग 9 ब्राह्मण मंत्री अब यूपी सरकार में हो चुके हैं जितिन प्रसाद को लेकर। इससे पहले 8 ब्राह्मण मंत्री थे। इसके अलावा ओबीसी मंत्रियों की संख्या भी अब बढ़ चुकी है, 3 और ओबीसी मंत्रियों की संख्या बढ़ी है। ओबीसी में अगर आप देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पहले से हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, इस तरह कुछ जो बड़े चेहरे हैं ओबीसी समाज से आते हैं। इस वक्त योगी सरकार में मंत्री हैं अशोक कटारिया, योगी सरकार में ऑलरेडी मंत्री हैं, जो कि पश्चिम यूपी में गुर्जर समाज से आते हैं। ओबीसी में गुर्जर भी हैं, ओबीसी में जाट भी आते हैं, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह मंत्री हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए ओबीसी कार्ड यहां पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में खेला है, इसीलिए सबसे ज्यादा 3 ओबीसी समाज से मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है 2 एससी और 1 एसटी। मायावती का जो मूल वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक माना जाता है 21%, लेकिन उसमें से 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, 2014 के लोकसभा चुनाव से ही गैर जाटव जो दलित वोट बैंक था, जिसमें खटिक, सोनकर, पासी, धोबी, ये जो जातियां हैं आती हैं, ये बीजेपी के साथ जाती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दी हैं। 17 के चुनाव में भी इन जातियों ने बीजेपी को वोट किया, 19 के चुनाव में भी इन जातियों ने बीजेपी को वोट किया। बीजेपी अपने इस नए वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए ही 2 एससी और 1 एसटी, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित हैं, उसमें से एक को आज संजीव कुमार गौड़ को मंत्री बनाया गया है। यानी आदिवासी जो 2 सीटों पर सबसे ज्यादा है, उनका भी ख्याल यहां पर रखा गया। कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे तो यह जो मंत्रिमंडल का विस्तार है विशुद्ध तौर पर जातिगत समीकरण को साधने वाला है, ताकि जातिगत आधार पर वोटों को अपने साथ बीजेपी लाने में कामयाब रहे। ठीक है विशाल, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इंफॉर्मेशन सबसे पहले देने के लिए। आलोक अवस्थी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ है, घनश्याम तिवारी हमारा साथ दे रहे, समाजवादी पार्टी से अहमद खान है, बीएसपी के प्रवक्ता शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक, और मुदित अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक, विशुद्ध तरीके से ऐसा लगता है कि आपने 2022 चुनावों से पहले जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, लेकिन 4.5 साल तक तो बात सिर्फ विकास की हो रही थी। 6 साल आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास नहीं, हां, सब जातियों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसे इग्नोर नहीं किया जाता, क्या उसकी एक ये झलक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम सर्व समावेशी समाज की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, सबका प्रयास की बात करते हैं। उसी के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ये बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार था। कोरोना के कारण हम मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए थे, नहीं तो ये मंत्रिमंडल विस्तार पहले भी हो सकता था। मुझे लगता है कि इसको इसी रूप में देखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में हम बराबर गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में हैं, जिसका समर्थन हमको बराबर मिल रहा है। आप देखिए 2019 के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। इससे डेडली कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता था यूपी के चुनाव के अंदर। हमने उसको भी परास्त किया और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों तक ही सीमित कर दिया था। हम 63 सीटें जीत करके आए थे। और ये आपको इसका हमें परिणाम क्यों मिला? क्योंकि 2016 में प्रदेश की जो छवि थी, एक अपराधी प्रदेश की छवि थी, एक दंगाग्रस्त प्रदेश की छवि थी, और एक आर्थिक रूप से दिवालिया होते हुए प्रदेश की छवि थी। योगी आदित्यनाथ के बाद आने से हमने दंगाइयों में एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया उनकी संपत्ति कुर्क करके वसूली कराई, उनकी पोस्टर चौराहों पर लगवाए। हमने अपराधियों को जो है जेल के अंदर डाला। तो 12,000 से अधिक अपराधियों को जो है हमने, जो इनामी अपराधी थे वो जेल के अंदर है। 150 अपराधी मारे भी गए हैं और 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के अंदर तमाम जो है उद्योग धंधे आए हैं। उद्योग धंधों के आने की वजह से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और 1 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया है। हमारा जीडीपी ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक डर है ना, क्योंकि यूपी में कास्ट फैक्टर चलता है। अब इससे तो आप भी नकार नहीं सकते हैं, और आज का मंत्रिमंडल विस्तार ये साफ बता रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध विकास का ही काम, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक तरीके से अपना मैनिफेस्टो के तहत जो काम हुआ है वो गिनवा रहे हैं, फिर तो आपको सीधे चुनाव में ऐसे ही चले जाना चाहिए था बगैर इस एक्सपेंशन के। सचिन जी,
सीधी सी बात यह है, हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान मिलता है और काम मिलता है। जैसे मुझे काम मिला है, प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो मैं इस काम को कर सकता था, इसलिए मुझे पार्टी ने ये काम दिया है। मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए मुझे ये पद नहीं दिया गया है। तो सीधी सी बात है, इसी तरीके से हर कार्यकर्ता को, आज जो मंत्रियों के रूप में जिन्होंने शपथ ली है वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी समय समय पर हर कार्यकर्ता को उचित रूप से सम्मान देती है और अपना जो है कार्य देती है करने के लिए। इसको उसी रूप में से लेना चाहिए। हम जातिवादी व्यवस्था के विरोधी हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम सब धर्म के लोगों को साथ में लेते हैं और हम उसी दृष्टि से सबको देखते हैं। ठीक है, घनश्याम तिवारी, आपका इस रिएक्शन इस एक्सपेंशन पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब भी ये कह रही कि सबको साथ लेकर के चलना, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ एक को लेकर के चले। ठीक है, अगर मैं इसको इस भाषा में कहूं कि जो इनके प्रवक्ता काउंटर करते हैं कि अगर भगवान परशुराम की मूर्ति जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगवाई जा सकती है तो हमारे ओबीसी भी मंत्री हो सकते हैं, एससी भी मंत्री हो सकते हैं। सर नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो को-पैनलिस्ट को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अच्छा, आप ही के नेताजी का जो मैं एक बार जो है अभी उनका फर्स्ट रिएक्शन आ गया, फर्स्ट ट्वीट आ गया, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं। अखिलेश यादव का ट्वीट है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार एक छलावा है। मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है, अखिलेश यादव का कहना है। जिनका हक मारा उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश नहीं है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का यह ट्वीट आया है कि मंत्रिमंडल विस्तार एक छलावा है। बोलिए घनश्याम, आपको भी क्या छलावा लग रहा है? देखिए, 4 जनवरी 2017 को चुनाव अनाउंस किए गए थे 5 राज्यों में। अब इस साल भी 2022 के चुनाव लगभग उसी समय अनाउंस होंगे, तो मुश्किल से 100 दिन बचे हैं। इन 100 दिनों में अगर इन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है तो ये नए बुत बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने बुत कारगर नहीं है। चाहे वो आदित्यनाथ का बुत है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का बुत है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का बुत है, ये सारे बुतों पर जनता का गुस्सा है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनका जो अपना घोषणा पत्र है वो आज कूड़ेदान में पड़ा है। उसको सिर्फ समाजवादी पार्टी सामने रखती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, उसकी तरफ से बोलने वाले कोई इंटेलेक्चुअल्स भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का एक पन्ना भी उठा के दिखाना नहीं चाहते। जहां तक जो सरकार की बात है, ये एक खोखली सरकार है जिसने जनता को, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अब की बार जनता कर रही इंतजार, यही मिशन है। युवा इंतजार कर रहे हैं इनको खदेड़ने के लिए, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, किसान इंतजार कर रहे हैं, हर कोई जो अमन चैन चाहता है इंतजार कर रहा है। हर कोई जिसने अपने आंख के सामने अपने परिवार के लोगों को हताहत होते देखा है, ऑक्सीजन के लिए लड़ते तड़पते देखा है, वो इंतजार कर रहे हैं इन लोगों को खदेड़ने के लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ये अंतिम प्रयास है। लेकिन अगर आप बुतों को मंत्री बनाएंगे, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार की कैबिनेट विस्तार में जिन मंत्रियों की लिस्ट दी गई थी, जातियों के अनुसार उनकी लिस्ट मीडिया को सौंपी गई थी, उनमें से किस मंत्री ने क्या काम किया है? नारायण राणे को बनाया गया। नारायण राणे ने एमएसएमई में क्या काम किया? तो भारतीय जनता पार्टी के न मुख्यमंत्री के पास कोई विजन है, न इस तरीके के बुतों को जिन्हें मंत्री बनाया जाता है उनके पास कोई विजन है, और न काम करने का कोई संकल्प है। इनका तो अपने कन्वेंशनल वोट बैंक को एमवाई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, ये सभी तो कहते रहे सर। आपने भी तो जातियों पर काम किया है ना, तभी तो आज आपको लग रहा है कि ब्राह्मणों की बात हो रही है, भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र हो रहा है, कोई कृष्ण भगवान का जिक्र कर रहा है। तो सर ये भी तो एक तरीके से वोटर देखता है ना कि किसको साधने की कोशिश है। सर आपने शायद सुना नहीं होगा, या फिर मैं दोहरा देता हूं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की परिभाषा में महिलाएं और यूथ उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत एमवाई फैक्टर है। आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं के खिलाफ खड़ी है, महिलाओं के खिलाफ खड़ी है। हर वो व्यक्ति जो सरकार से कोई मदद चाहता है अपने जीवन, सरकार का संचालन, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा, सरकार की नीतियां जनता तक तेज़ी के साथ पहुँचें, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। और आज भी आप देखें गन्ने का मूल्य का इतना ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया है। गन्ने की चीनी मिलें पूरी 119 की 19 चलती रहीं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अपराध में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य में समृद्धि, अवस्थापना में समृद्धि, कोरोना का मैनेजमेंट, ये सरकार की उपलब्धियां रही हैं। आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, बहुत मैं बधाई देता हूं। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में
हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। सर, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या देखते हैं सर? राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है। वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे सर, चुनाव सामने है और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक काम हम लोग को करना है और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, हमारा आदिवासी बाहुल्य है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर विकास करने का काम कराएंगे। तो ये जो नए मंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो बात करते हुए कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, विकास का काम आगे बढ़ाएंगे। और घनश्याम भाई अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद मुदित मैं आपके पास आता हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, आपकी क्या तैयारी है इस पर ग्राउंड पर। फिर एमएच खान साहब और शांतनु गुप्ता। घनश्याम साहब, उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं आपकी बार 300 पार इस नई टीम के साथ। देखिए, जो अपने संकल्प पत्र पे ही अमल नहीं कर पाए वो कितना भी पार कर ले, लेकिन हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में आम युवा चाहता है कि कोई उसके रोजगार की बात करे, कोई ये भ्रम ना फैलाए कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह ने किया, कोई ये ना कहे कि हमने दंगे समाप्त कर दिए, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते कि हजारों की तादाद में दंगे हुए, चाहे 2018 की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल के अंदर योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पे पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे हमारे प्रदेश में, आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज है। तो निसंदेह जो समय है उसी समय में हम लोग बेहतर करेंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि आपको मंत्री इसलिए बनाया गया है कि ये जो जाति समीकरण को साधने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सभी जाति, धर्म और वर्ग को लेकर चलती है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई भी बुराई है। ये तो और अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोगों को हम आगे बढ़ाएं, हमारी पार्टी उन्हें अवसर दे विकास करने का प्रदेश का। धोखा किया है पिछड़ों की तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हितैषी है और हमें लगता है कि पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उतना अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। किस तरह का आपका अनुभव ये रहा? अनुभव मैंने भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया है, उसी के अनुरूप आज माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे जो शपथ ग्रहण आज करी है मैंने, उसके अनुरूप सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के चलना है। और इस उत्तर प्रदेश को जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक हिंदुस्तान भारत के एक सबसे बड़े प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी के अनुरूप उसी टीम में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। 3 माह बचे हैं, आप कहना ये है कि बस खाना पूर्ति के लिए ये हुआ है एक्सपेंशन? विकास के नाम पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन 3 महीने तो बहुत होते हैं काम करने के लिए। अगर आदमी काम करना चाहे तो एक दिन में भी कर सकता है। मायावती कह रहे हैं कि दलित जो है उनके साथ है, ऐसे में आप भाजपा की तरफ उनको कैसे लाएंगे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दलित समाज ने एक तरफ होकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में
और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार दलितों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और करते हैं। 3 माह बचे हैं, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? जो भी समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी मेरे विचार में काम लाया जाएगा वो काम मैं करूँगा। थैंक यू। तो लगातार दरअसल जो ये नए मंत्री बने हैं उनके रिएक्शंस आ रहे थे। उससे पहले जो है हमने देखा समाजवादी पार्टी ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया है कि ये सिर्फ एक छलावा है, इतने कम वक्त रह गया है तो ये सिर्फ एक मुखौटे हैं। घनश्याम, मैंने आपको रोका क्योंकि लगातार बीच बीच में ये लाइव अपडेट्स कुछ आ रही थी। आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करता हूँ। बिल्कुल, तो मैंने कहा कि जिस तरीके से किसी भी मंत्री ने नहीं बताया कि उसके पास कोई मिशन है, कोई विजन है, सबको पता है, मंत्रियों को भी पता है कि नए बूथों को लाया गया है। सरकार जो है बैसाखी पर है और सरकार ने जो भी स्वयं संकल्प किए थे जब उन्हें ही पूरा नहीं किया तो नए संकल्पों को क्या गिनाना। इसीलिए अब की बार उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की बेटियां, उत्तर प्रदेश के किसान सब कर रहे हैं इंतजार। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता जो सबक सिखाएगी उसमें ये छलावे की राजनीति, पाखंड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भूल जाएगी। मुदित, क्या तैयारी आपकी ग्राउंड पर? क्योंकि इस वक्त तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तुरंत होते ही कैबिनेट एक्सपेंशन ट्वीट आ गया अखिलेश यादव का, 2 पार्टियां ही या फिर एक बसपा, 3 पार्टियां ही मैदान में जो है तेजी से कंपीट करती नजर आ रही हैं। वेयर इज कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार की और मोदी सरकार की। पेट्रोल 100 के पार, महिलाओं एवं दलितों पे अत्याचार यूपी में, जो हमारे युवा हैं उनको बेरोजगारी से उनको परेशान कर रखा है, किसानों पे फिर अत्याचार कर रही है ये सरकार। ये यूपी के हालात थे पिछले 5 साल से, 4.5 साल से। उसके ऊपर जब कोरोना आया तो जो उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी पूरी चरमरा गई और पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया योगी जी कैसे यूपी चला रहे थे। जमुना में लाशों का अंबार, ये सच्चाई है। कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं आईसीयू नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं। तो पूरी तरह योगी सरकार और मोदी सरकार एक्सपोज हो गई थी। आपको याद होगा जब कोरोना की सेकेंड वेव खत्म हुई उसके बाद मोदी जी ने कम से कम 1 महीने का समय लिया ये सोचने के लिए कि योगी जी को हमें मुख्यमंत्री आगे बनाना है, नहीं बनाना है। लेकिन उनकी मजबूरी ये फंस गई, अगर योगी जी को हटाते तो उनको अपनी कमियां भी माननी पड़ती और खुद भी रिजाइन करना पड़ता। तो पहले 1 महीने तक तो उनको समझ में नहीं आया कि योगी जी को बनाना है, नहीं बनाना है चीफ मिनिस्टर आगे के लिए, या उनको प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद अब वो पूरा एक पीआर मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आप कैबिनेट एक्सपेंशन है, आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए। ये एक पीआर एक्सरसाइज है जिससे मोदी जी और योगी जी को ये लग रहा है हम जनता को फिर से छलावा देके बेवकूफ बना के वोट ले सकते हैं। लेकिन इस बारी उनके ये हथकंडे बिल्कुल चलने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम एक्सपोज हो गया जो यूपी सरकार का था। तो इस समय ये कुछ भी कर ले, एक्सपेंशन कर ले ना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक्सपेंशन किया तो उसमें एक ट्विस्ट दे दिया जी ये तो हम कास्ट बैलेंस कर रहे थे। अगर आप आज कहते हैं आप कास्ट बैलेंस कर रहे थे तो आप खुद मान रहे हैं पहले आपने कास्ट बैलेंस नहीं किया था। तो देखिए ये तो अपने जाल में खुद फंस रहे हैं बार बार। नहीं मोदी, लेकिन कम से कम आपने ये तो सारा आपने फेलियर कार्ड गिनवा दिया। नहीं ठीक है, ये आपने उनका फेलियर कार्ड गिनवा दिया। आपका भी तो अपना कार्ड होगा ना जनता के बीच लेकर के पहुंचेंगे कि ये हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, हमको तो ये भी नहीं पता कि भैया हम लड़ेंगे तो किसके सिर के नीचे लड़ेंगे, हमारा अध्यक्ष को ना ये तक नहीं पता। थोड़ा सा तो यूपी में जो व्यूअर्स है उनको भी तो बता दीजिए ना कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है। देखिए सबको पता है कांग्रेस का अध्यक्ष और लल्लू सिंह जी हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं, ये सब जानते हैं। प्रियंका गांधी जी महासचिव हैं। जहां तक यूपी की बात है, सबको पता है कि कांग्रेस की यूपी में सिचुएशन काफी सालों से ठीक नहीं रही थी। लेकिन वहां जो पिछले सालों में काम हुआ है, प्रियंका गांधी जी जब हमारी एआईसीसी इंचार्ज है वहां की, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने का काम हुआ है। वो जो कहते हैं ना जड़ में पानी डाल के काम करने का, वो काम यूपी में कांग्रेस का चल रहा है, जिसके नतीजे आपको ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं असेंबली में उसमें आपको नजर आएंगे। जो अभी आपको नजर नहीं आ रहे उसमें आप देखेंगे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और कांग्रेस अच्छी सीटें जीत के आएगी यूपी में। ये मेरा विश्वास है। और वो किस बेसिस पे है, क्योंकि जो काम वहां चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम वहां चल रहा है, उसके बलबूते पे मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। ठीक है खान साहब, एक बार आप भी बता दीजिए कि क्या है, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलित वोट बैंक पर जो है सिर्फ मायावती जो है सिर्फ उन्हीं का एकाधिकार है। अगर वो ब्राह्मण सम्मेलन कर सकती हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी 6 महीने पहले अपना कैबिनेट में सबको जगह दे सकती है ना, जिसमें ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, SC SC भी हो सकता है।
आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शांतनु, अब मैं आपके पास आना चाहता था क्योंकि आप यूपी को बखूबी भली भांति जानते हैं। बहुत दिनों से जब से कहा कि एक्सपेंशन होने वाला है और ये राजभवन से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया कि आज शाम को होने वाला है, तब से कहा गया कि ये सिर्फ एक कास्ट बेस्ड है, कास्ट फैक्टर है। नंबर 1, अगर यहां पर विकास हुआ है, विकास की ही बात यहां पर योगी जी करते हैं, तो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने पहले आचार संहिता के एक्सपेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या उत्तर प्रदेश में अब भी कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता सिर्फ विकास को लेकर के, जब तक वो कास्ट को नहीं साध लेता? देखिए, ये कैबिनेट एक्सपेंशन जैसे आपने कहा सचिन, ये करीब 1 साल से पेंडिंग है, फिर कोरोना की दूसरी वेव आई, कुछ और प्रायोरिटी आ गई तो ये डिले हो गया। उत्तर प्रदेश को, जैसे आपके प्रवक्ता ने भी बताया कि 60 करीब मंत्री हो सकते हैं 403 की विधानसभा में, जिसमें केवल 53 मिनिस्टर थे। 7 की वैकेंसी थी। 3 दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 मंत्रियों का पिछले 1-1.5 साल में निधन हुआ। तो योगी जी अपनी टीम बना रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें हर चीज को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हाँ, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। मैं जो मंत्रिमंडल देख रहा हूं, मैं इसमें एक अलग छवि देखता हूं। मैं देखता हूं कि इसमें जो डॉक्टर संगीता बलवंत हैं, वो LLB PhD डॉक्टर हैं, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जो धर्मवीर प्रजापति हैं, वो 2 बार के मंत्री रह चुके हैं। मैं देखता हूं कि छत्रपाल गंगवार हैं, वो पहले टीचर थे। मैं देखता हूं जो पलटू राम है, वो पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें राजनीतिक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल से हर समय 3-4 महीने, देखिए चुनाव तो सचिन होता ही रहेगा। 2014, 17 में म्युनिसिपल चुनाव, फिर से 19, 21 में फिर पंचायत चुनाव। ऐसे तो सरकारें चल ही नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से हमें इससे इतर भी सोचना चाहिए। घनश्याम ने कहा कि घोषणा पत्र है, केवल आगे कुछ नहीं है। घनश्याम और समाजवादी पार्टी की पूरी सुई 2017 पे अटक गई है। केवल घोषणा पत्र के आगे भी देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4 साल की रिपोर्ट है। और ऐसे ही घनश्याम 1 साल के बाद रिपोर्ट आई, 2 साल के बाद आई, 2.5 साल के बाद आई, 3, 4, 4.5 साल के बाद भी रिपोर्ट आई। अभी शायद पहला मुख्यमंत्री होगा जो सामने आके हर 6 महीने में, हर साल में अपनी रिपोर्ट दे रहा है, एक आंकड़ा दे रहा है। अब आप केवल एक ही पत्र को लेकर बैठे रहेंगे, आप आगे नहीं देखेंगे, तो आपकी मजबूरी है। और सारे चुनाव जीते हैं। देखिए 14 का चुनाव, 17 का म्युनिसिपल चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 19 का चुनाव, 21 में पंचायत चुनाव। जनता बेवकूफ नहीं, जनता देख रही है उसने पिछले 15 साल में क्या देखा और इस 5 साल में क्या देखा। ठीक है खान साहब, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया। अब आप इस पर कमेंट दे दीजिए कि अगर आप ब्राह्मण सम्मेलन कर सकते हैं तो क्यों नहीं सभी जातियों को यहाँ पर जगह मिल सकती है? भाई चुनाव तो सबने लड़ना ही है ना आखिरकार जा करके मैदान में। या फिर आपका कोई और समीकरण यहाँ पर है क्या इस वक्त आपका पास है? आप पे कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद अवस्थी जी आपके पास आता हूँ। नहीं, देखिए हमारी पार्टी का तो नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाया जाता है। जितिन प्रसाद कितने दिन के कार्यकर्ता हैं? जितिन प्रसाद तो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार चुके हैं। ये तो नाम के लिए बना दिया गया है। ये तो जो महंगाई है, जो ये 4 साल 4.5 साल तक काम नहीं किया गया है, उस पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसमें कोई नई बात नहीं है। 3 महीने में क्या कर लेंगे? 3 महीने में 1 दिन में कह रहे हैं कर लेंगे, तो जो योगी जी 4 साल 4.5 साल तक नहीं कर पाए तो 3 महीने में क्या कर लेंगे? क्या इस मंत्रिमंडल बढ़ने से पेट्रोल का दाम कम हो रहा है? क्या इस मंत्रिमंडल बढ़ने से डीजल का दाम कम हो रहा है? क्या इस मंत्रिमंडल के बढ़ने से महंगाई कम हो रही है? क्या इस मंत्रिमंडल बढ़ने से किसानों की समस्या हल हो रही है? क्या 18,000 से ज्यादा रुपया किसानों का बकाया गन्ना का दिया जा रहा है? क्या जो किसान धरने में बैठे हैं उनकी समस्या का हल हो रहा है? क्या गांव देहात में जो बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहा है उसका समाधान को निकाला जा रहा है? ये सिर्फ डाइवर्जन है, जनता का डाइवर्जन। लेकिन जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी के साथ आके खड़ी है, हर जात बिरादरी के लोग आके साथ खड़े हैं। और 2022 में जरूरत पड़ती है कि प्रबुद्ध सम्मेलन करने की, ब्राह्मण सम्मेलन करने की, अयोध्या से उसकी शुरुआत करने की, सतीश मिश्रा से शुरुआत करने की, ब्राह्मणों को रिझाने की क्यों करती है? सिर्फ एक कोशिश की ब्राह्मण सम्मेलन ही करेंगे। सब पार्टी का ही साथ है तो सब पार्टी सम्मेलन कर लेते सर। आगे से मैं पत्थर नहीं लगवाऊंगी, आगे से इस तरह के पाक नहीं बनेंगे, क्यों कहने की जरूरत पड़ती है सर? देखिए आप सुनिए सचिन जी, बात तो सुनिए। फिर मैं तो कह रहा हूं प्रबुद्ध सम्मेलन मैंने किया है। क्या आप खुशी दुबे की भूल सकते हैं? आप नाम लीजिए खुशी दुबे का। खुशी दुबे नाबालिग लड़की है, उसको आप जेल में बंद किए हुए हैं। किस आधार पर बंद किए हैं बताएंगे आप? चार्ज सीटेड नहीं है वो। आवाज उठाना गलत है क्या? हम हर वर्ग की आवाज उठाएंगे, हर जात की आवाज उठाएंगे, सबके साथ खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी सबके साथ खड़ी है। आज खुशी दुबे के नाम पर आपने एक ब्राह्मण का चेहरा ले आए जो कि पार्लियामेंट का चुनाव हार चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर का नाता नहीं है इसका। आप कह रहे हैं उसके चेहरे पे ये क्या जवाब देंगे ब्राह्मणों को? ये घूम घूम के ब्राह्मणों को लिए कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने इतने ब्राह्मण मार दिए, इतने ब्राह्मण काट दिए, इतने ब्राह्मण गोली मारी। ये घूम घूम के संस्था बना के कह रहे थे। अब बीजेपी में आ गए तो क्या जवाब देंगे ये ब्राह्मणों को?
ब्राह्मणों को चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रह मैं जवाब जाएंगे। ले लेता हूं। अवस्थी जी जवाब दे दीजिए। आपने घनश्याम को भी सुना और आपने सुना एमएच खान को भी और मुदित को भी, एक ही करके जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद घनश्याम। हाँ जरूर, धन्यवाद सचिन जी। मैं एमएच खान साहब की बात से शुरुआत करता हूँ। ये ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि खाली जब इनको सत्ता मिली थी तो खाली मूर्तियां आपने लगवाने के अलावा इन्होंने कौन सा काम कर दिया था। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी मिले यहाँ पे हैं। 21 चीनी मिले इन्होंने कौड़ियों को दाम पर बेच दी थी। गन्ना का मूल्य और हमने जो है भुगतान किया है। भाई किसानों को आप शांत रहिए ना, मैंने चुपचाप सुना है सचिन जी। आप एक बार थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बताइए। ये तो कल एक रुपया मैंने किसी को नहीं रोका है। तो ये खान साहब चीनी सुन मिले लेते हैं, वो बेचने ये कह रहे थे कि गन्ने का दाम तो आज सुबह ही बढ़ाया गया और इतना दाम पहले नहीं बढ़ा। एक सेकंड सर, सुन लेते हैं ना। अब आपने सवाल किया, कि ब्राह्मणों के लिए क्या किया है, पहले जो थे वो किसी और पार्टी में थे, अब कैसे ब्राह्मणों का रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये थे ना आप, सर आपके ये कंसर्न थे, तो एक बार उसका जवाब सुन लेते हैं अवस्थी जी से, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा एक काउंटर के लिए। मैं उसके बाद आपके पास वापस आ जाऊंगा सर, है ना। खान साहब एक बार सुन लेते हैं सर, वापस आ जाऊंगा। मिले थे एनआरएचएम के अंदर जो है इतना बड़ा घोटाला किया गया था, कई सारे सीएमओ मार दिए गए थे। जवाब नहीं देंगे, चले गए थे। और ये बात उन्होंने जो है ये ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, उसी तरह की बात कर रहे हैं, कोई चार्जशीट नहीं है। अरे भाई न्यायपालिका के जुडिशल कस्टडी के अंदर है, उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं होगी तो अपना मिल गई समझ में आप फैक्चुअल गलती कर रहे हैं। आपको पता नहीं, झूठ बोलना मंत्री आपकी सरकार बनने के बाद से आपका खाता नहीं खुल पाया। आप 2022 के चुनाव में आप आ नहीं थी और 2014 में तो आपको तक नहीं मिली, तो आपकी समाज इसलिए आपको बर्दाश्त करना व्यर्थ है। अब घनश्याम करूंगा जो घनश्याम जो है हमारे शंकर पढ़ते रहिए, किसानों को जो शंकर किसान जरूरी है। किया आपने, आपको दाम कितना बढ़ाया कि आपने, 36 महंगाई 30 करोड़ कितना कम किया आपने, किसानों का हमने ऋण हमने कहा खान साहब सुन लीजिए ना। खान साहब इस तरीके से आपको मालूम है मैं डिबेट नहीं करता। एक तो वैसे आप स्काइप से होते हैं और ऊपर से जो है आवाज ओवरलैप होती है तो किसी दर्शक तक आवाज पहुंचती नहीं है। सर उत्तर प्रदेश में सर चुनाव में तो आपने भी जाना है ना। अब हर जाति को अगर आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, साथ के सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो उसको तो ये भी मालूम है ना कि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के साथ विकास लड़े थे, उससे पहले कैसे चलगुंडन की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, ये सब भी हो चुका है। तो जनता ने तो सब देखा ना सर। समीकरण बदलते राजनीतिक देर नहीं लगती है, इसलिए एक एक करके हम जवाब ले लेते सर, एक एक करके जवाब ले लेते ना। खान साहब एक एक करके जवाब ले लेते सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है सिर्फ ऐसे सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अवस्थी जी 30 सेकंड अपना जवाब पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद आऊंगा। खान साहब मुझे अपना ऑडियो थोड़ा सा धीरे करना पड़ेगा, उचित नहीं है। सभ्यता थोड़ी दिखाना तो अच्छा रहेगा। देखिए घनश्याम तिवारी की जो पार्टी है 5 साल चुनाव में लड़ी, गुंडागर्दी की भरमार थी, दंगे से ग्रस्त था। यहां तक कि अखिलेश यादव 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, 2012 मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में सुपड़ा साफ हो गया। परिवार के पात्र 5 लोग जीते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, जबकि वो खुद में मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि वो अपने काम किए हुए कामों के आधार पर चुनाव लड़ने नहीं जा पाए। उनको कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस की बैसाखी पे चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस भी जो है चारों खाने चित हुई और खुद जो है हाशिए पे चले गए, 67 सीटों पे पहुंच गए और 47 सीटों पे पहुंच गए। तो ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं खुल रहा है। लगातार हम गरीब कल्याण के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमने 43 लाख घर जो है गरीबों को दिए हैं। हमने 1 करोड़ 67 लाख लोगों को घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया है। 6 करोड़ 67 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना दी है। हमने 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया है। हमने 2 करोड़ 54 लाख किसानों को जो सम्मान निधि दी है। तो साफ साफ मेरा ये कहना, हम बराबर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण की योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, ईमानदारी से दी है कि एक भी हमारे भर्ती बोर्ड को भंग नहीं किया गया। तो 3 महीने पहले फिर नए चेहरे लाने की जरूरत क्या पड़ जाती? यही तो सवाल वो पूछ रहे हैं, यही सवाल समाजवादी पार्टी भी पूछ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर काम को लेकर कितने आश्वस्त है, अगर ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश नहीं, या तो सीधे तौर पर कहिए कि हाँ विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अभी भी जो है जात के ऊपर, कास्ट के ऊपर ही पॉलिटिक्स चलती है, वोट मिलती है, कड़वी सच्चाई है। इस कारण से हमें भी जरूरत पड़ी, तो उसमें क्या दिक्कत है सर? भारत संविधान मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति देता है। 7 मंत्री पद रिक्त थे, योगी आदित्यनाथ जी ने उन पदों को भरा है और हमारे कार्यकर्ताओं को और काम करने का उनको मौका दिया गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार काम करती चली आ रही है। आखिर अकाउंटेबिलिटी जो है मुख्यमंत्री की होगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव में जाने वाले हैं। तो जो हमने काम किया है, जो हमने 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके 22 लाख करोड़ रुपए जो हमने जीडीपी करी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है कि योगी आदित्यनाथ जी के कारण संपन्न हो पाया है।
हमने 1 करोड़ 41 लाख लोगों के संवैधानिक घर में अधिकार था, बिजली संविधान लगाई इसकी है। इजाजत देता है। रिक्त पद थे तो हमको कैबिनेट एक्सपेंशन की जरूरत महसूस हुई तो हमने कर लिया, लेकिन विकास के साथ ही हम जाएंगे चुनाव में। घनश्याम तिवारी, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मुदित। जरूर। देखिए, बहस का कोई खंड नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ और पाखंड नहीं। इन्होंने अभी कहा, आलोक जी ने बहस में शुरू में कहा कि 1 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री कहते हैं 4 लाख लोगों को दिया, कोई प्रवक्ता कहता है 2 करोड़ लोगों को दिया। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश का जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहा है, अगर आपके परिवार में, आपके पड़ोसी के परिवार में अगर किसी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोजगार या एक फूटी कौड़ी भी दी हो, आप उन्हें वोट दीजिए। लेकिन अगर नहीं दिया है तो इस पाखंड का पर्दाफाश कीजिए, इन्हें खदेड़िए। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 6 शहरों में मेट्रो बनाएंगे, आपके शहर में बनी है, स्मार्ट सिटी बना है, वोट दीजिए। नहीं दिया है, मत वोट दीजिए। इन्होंने कहा है 15 मिनट एम्बुलेंस मिलती है, अगर आपके शहर में 15 मिनट एम्बुलेंस मिल जाती है, बिल्कुल वोट दीजिए। नहीं दिया है, वोट मत दीजिए। इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। आप किसान परिवार से हैं, अगर आपकी आय दुगुनी हो गई है, 1.5 गुनी हो गई है, आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपकी आय आधी हो गई है, डीजल की मार झेल रहे हैं, परिवार खर्च नहीं चला पा रहा है, बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहा है, तो इनको खदेड़ बाहर कीजिए, क्योंकि आपसे झूठ कहेंगे, पाखंड करेंगे। उसके बाद मंच पे आकर के, हर मंच पे, चाहे राजनीतिक मंच हो या फिर किसी मीडिया का मंच हो, झूठ कहेंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, झूठ कहेंगे सबके पास ऑक्सीजन थी, एम्बुलेंस सेवा है, प्रदेश में तमाम स्मार्ट सिटी बन गई है, समूचा प्रदेश दलदल में फैला हुआ है। एक भी ऐसा स्कीम नहीं है, बड़ा स्कीम, जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उसके बाद उद्घाटन किया हो। हमारे कामों के शिलान्यास करते रहे हैं। ठीक, मैं छोटे छोटे कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि शांतनु बहुत अच्छे से रिसर्च भी करते हैं और किताबें भी लिख चुके हैं, इसलिए शांतनु कम से कम उन डेटास को, उन आंकड़ों को तो जानते हैं। शांतनु, एक कमेंट आप दे दीजिए, फिर उसके बाद बोल देते। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं और आपके द्वारा दर्शकों को बताता हूं। 2016 दिसंबर, मतलब कि जो पिछला चुनाव था उससे 1.5 महीना पहले अखिलेश यादव ने क्या किया। अखिलेश यादव लखनऊ में आए, उन्होंने कंप्यूटर लिया और करीब 150-200 जो स्कीम थी उनको कह दिया कि हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका 60,000 करोड़ का बजट भी डिक्लेयर कर दिया। तो अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितने भी चैनल में आते हैं, उनके मुख्यमंत्री खुद कुछ भी हो जाए वो कहते हैं तो हमारा बनाया है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उन्होंने उसकी 10% मात्र भूमि भी अधिग्रहण नहीं करी और टेंडर कर दिया, और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन चुका है, अगले महीने लॉन्च होगा। अभी कह रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा है। जिस भी जिले में उन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा कागज पे, अब वो बन रहे हैं तो उन्होंने कहा हमारा है। तो यही घनश्याम ने एक लाइन ले लिए कि भाई इन्होंने तो कोई उद्घाटन नहीं करा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, 2016 में जो भी हो सकता था पॉसिबल जिस जिले में, सबको बोल दिया और कहा 60,000 के प्रोजेक्ट है, हम करेंगे। और अब जो भी प्रोजेक्ट आता है, अब तो मैं पूरी किताब लिख रहा हूं पूरी, और मैंने घनश्याम से कहा कि भाई ये भी देखिए, आप जब देख रहे हैं, जो घोषणा पत्र देख रहे हैं, साथ में जो हर 6-6 महीने में, हर साल में जो रिपोर्ट आ रही है उसको देखिए, आप पार्टियां डालिए। जो 4 लाख और 2 करोड़ का डेटा मैं भी समझाता हूं। 4 लाख सरकारी जॉब है घनश्याम, आप समझते होंगे, और 1.5 से 2 करोड़ जो आंकड़ा प्राइवेट कंपनियों ने दिया है, प्राइवेट रिसर्च एजेंसीज ने दिया है, कि चाहे वो OROP हो, चाहे वो जो निवेश हुआ है उसके द्वारा जो प्राइवेट क्षेत्र में जॉब लेंगे, वो करीब 1.5 से 2 करोड़ है, और 4.5 लाख सरकारी नौकरी है। ठीक है, मुझे एक लास्ट कमेंट लेना है, क्योंकि अनजस्टिस लगेगा कि मैं मुदित को ऐसे छोड़ दूं। लास्ट 30 सेकंड मुदित जी। देखिए, शांतनु जी, सबको मालूम होना चाहिए ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बिहेव करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट पत्रकार नहीं है, ये लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी दिलचस्प है, जब मोदी जी ने पहला कैबिनेट बनाया था 2014 में, काफी कम मंत्री रखे थे, तो मीडिया बड़ी उनकी तारीफ करती थी, देखो कितना छोटा मंत्रिमंडल है जिसके द्वारा वो काम करना चाहते हैं, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मोदी जी ने भी उसके बिल्कुल विपरीत चले गए, अब जंबो साइज कैबिनेट रख लिया। वही फॉलो करते हुए योगी जी ने भी जंबो साइज कैबिनेट रख लिया। तो मीडिया को दोनों से एक सवाल पूछना चाहिए, वो जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्रा जिसके लिए मीडिया इतनी पागल हुई फिर रही थी, उसका क्या हुआ? ये भी एक बहुत जरूरी सवाल है जो इन दोनों सरकारों से पूछना चाहिए। ठीक है मुदित, मेरे पास वक्त इतना ही है, तो खैर आखिरकार यहां से कम ये कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल तो फूंक दिया कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया है, अब लगातार ये जो मंत्री हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाएंगे, अपने विभागों में भी जाएंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तो अपने विकास के वायदे के साथ जो विकास किया है योगी के चेहरे के साथ ही वोट लेने जाएगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, सिर्फ कागजों पर काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, अब डिसाइड यहाँ पर जनता को करना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.